हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए मनीष बम, आप लोगों का लॉ का टीचर। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड आप अब जो पढ़ने वाले हो सब्जेक्ट वो है लॉ। अब लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट है। लॉ आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और लॉ जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर हमें 5 एक्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग को लॉ के अंदर 5 एक्ट्स पढ़ने हैं। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा। फिर पार्टनरशिप एक्ट इज देयर। इसका 12th में भी आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक देखा होगा, पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एक नया एक्ट है 2008 का। एंड देन देयर इज अ कंपनीज एक्ट 2013। अगेन कंपनी के बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा, अब उसके बारे में अपने को आगे डिस्कस करना है। अब ये लॉ को शुरू करने से पहले, जो कि आपका 60 मार्क्स का पोर्शन है आपके एग्जाम का, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताता हूं। पहला, ये कानून, ये लॉ बनता क्यों है। ये कानून, ये लॉ बनता कैसे है। और फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारे कोर्स के ऊपर। कानून बनता क्यों है, इसकी सबसे पहली और बेसिक बात करें अगर, तो कानून इसलिए बनता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। लोग कुछ काम करने से पहले ये पता रखें कि कानून में ये लिखा है ये करना अलाउड है, और ये लिखा है ये करना अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है और वो काम किया तो पेनल्टी लगेगी। करना है और वो किया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगेन जो लॉ बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? वो हालात के हिसाब से बनता है। हालात, परिस्थिति, मतलब सिचुएशन के अनुसार। लेट्स सपोज इंडिया को जरूरत थी कि ये जो बाहर लोग चले जाते हैं इंडिया से पैसा ले लेके बैंक से और बाहर भाग जाते हैं, उनको वापस लाना था, तो उसके लिए रिसेंटली अभी कुछ लॉस पास किए गए। रेप्स हो रहे थे बहुत सारे, तो रेपिस्ट को सजा बढ़ाने के लिए लॉ पास किए गए, ठीक है। कोर्ट्स में जल्दी से सुनवाई हो उसके लिए लॉ पास किए गए, ठीक है। तो मतलब लॉ मेकर्स ये देखते हैं कि जब जिस लॉ की उस समय जरूरत होती है या फ्यूचर में ऐसे लॉस की जरूरत पड़ सकती है, वो उस लॉ को बनाते हैं। कंपनीज एक्ट पहले 1956 हुआ करता था, अभी 2013 वर्जन चल रहा है। मतलब कई सालों तक सेम वर्जन चला, फिर लॉ मेकर्स को ऐसा लगा नहीं यार, ये पुराना वर्जन आज की सिचुएशन के हिसाब से, आने वाले सालों के हिसाब से ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, इसको मॉडिफाई करना चाहिए, इसमें नया ही पूरा बना देना चाहिए। तो वो कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आ गए। तो लॉ जब भी बनता है, क्यों बनता है मैंने आपको बता दिया ना, सिचुएशंस के अनुसार, है ना। सिचुएशन को देखा जाता है, यार ये सिचुएशन अब हो रही है रेगुलरली और इसके लिए हमें लॉ की जरूरत है, ठीक है, परिस्थिति के लिए। क्लियर? ओके। दूसरा चीज, लॉ बनता कैसे है। अब जैसे मान लो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने एक कानून बना दिया, ड्राफ्ट ड्राफ्ट, ठीक है। और वो कानून बना के उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं। मैं आपको इसका तरीका बताया था, ठीक है। जो रफ्ट उन्होंने कानून बनाया था ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं बिल, ठीक है। तो लेट्स सपोज, देखो, सबसे पहले जो होता है एक बिल बनता है। क्या बनेगा? एक बिल। ओके, ये बिल बन रहा है। इस बिल को फिर किसको दिया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा आपने सुनी होगी, हमारे पार्लियामेंट्स दो हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो नेशनल पार्लियामेंट्स है। पहले ये बिल कहा जाता है लोकसभा में। लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं इसको पास करते हैं। ओके। अगर कोई चेंजेस करने हैं, कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, डिस्कशंस होते हैं या 3 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और डिस्कस करके, डिबेट करके ये बिल या तो पास हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर पास कर दिया गया मेंबर्स द्वारा, ठीक है, तो ये जाता है कहां पर? इसके बाद राज्यसभा में, ठीक है। अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो बात ही खत्म, ठीक है, बिल फेल्ड है वैसे भी। फिर जाएगा राज्यसभा में, अगर यहाँ पास हो गया तो। अब इन दोनों सभाओं ने अगर उसको पास कर दिया विद अमेंडमेंट्स, विद चेंजेस, जो भी करने थे, उसके बाद हो जाता है कहां पर? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। और अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद वो बन गया है हमारा क्या? एक्ट। तो कोई भी एक्ट जब बनता है, लॉ जब बनता है, अधिनियम जब बनता है, तो इस प्रोसेस को नॉर्मली फॉलो करके उसको बनाया जाता है। तो आपका लॉ 5 अपने को पढ़ने हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चंस इनके ऊपर केसेस के रूप में भी आते हैं। मतलब आपको रामलाल श्यामलाल कैसे नाम की केसेस आपको देगा, और आपको बताना पड़ेगा कि उसने जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है। वो आप तभी सही बता पाओगे जब आप लॉ को ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो हम लोग 5 एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, इसकी कहानी अपने को अब शुरू करनी है। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 6 यूनिट्स हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल होता है, लैंग्वेज आपको उसी की ज्यादातर याद करनी है। मैंने भी ज्यादातर अपने नोट्स में जो लैंग्वेज यूज करी है वो वही यूज करी है। ठीक है, विद सम चेंजेस एंड हल्का फुल्का, बाकी लैंग्वेज वैसी ही रहेगी। अब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू दे रखा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यक चीजें क्या होती है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, और कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और अब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी रफली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से भी पहले एक चीज और बता दूं मैं आप लोग को, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश में लागू हुआ है वो हमने इंग्लिश लॉ को बेस लेते हुए, जो ब्रिटेन लॉ था हमारे पास, जो इंग्लैंड का लॉ था हमारे पास, उसको बेसिस लेते हुए हमने इंडिया में डेवलप किया। ठीक है, तो इसका बेस जो है वो इंग्लिश लॉ है। प्लस कोई भी एक्ट अगर होता है ना, उसमें सेक्शंस होते हैं, उसमें सब सेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं उन सेक्शंस और सब सेक्शंस को। हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी लॉ में सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, जिसमें उस सेक्शन के अंदर यूज किए हुए ज्यादातर वर्ड्स की क्या डिफाइंड होती है, डेफिनेशन दी गई होती है। और वो डेफिनेशन हम लोग को यहां पर डिस्कस करनी है और डेफिनेशन हम लोग को यहां पर पढ़नी है। ठीक है, नाउ सबसे पहली डेफिनेशन उसके अंदर आ रही है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन 2 में। तो एक चीज तो दिमाग में बिठा लेना, याद करना शुरू कर दो अभी से। सारी डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 2। क्या डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में लिखा है 2H के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, मतलब दो वर्ड से बना है कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, अग्रीमेंट। और दूसरा कौन सा है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और मैं यहां से अपना लॉजिक शुरू करता हूं, चैप्टर शुरू करता हूं, हमारा कोर्स शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से है कि एक अग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। आप डायग्राम में भी देखोगे तो साफ साफ यहां पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है देयर शुड बी एन अग्रीमेंट विच शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब सवाल यह आता है, अग्रीमेंट क्या होता है और एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है, और इन दोनों वर्ड्स को हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन अग्रीमेंट। सिंपल, जैसे मैं और आप, हम दोनों ने एक अग्रीमेंट किया, क्या, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे, फीस। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे, फीस। ये हमने अग्रीमेंट कर लिया। ओके फाइन, मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब मेरी तरफ से वचन क्या था, प्रॉमिस क्या था, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपकी तरफ से प्रॉमिस क्या था, आप मुझे पैसे दोगे उसके बदले में, फीस दोगे उसके बदले में। सो दिस इज एन अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखनी तो नीचे जस्ट उसके बाद नीचे डेफिनेशन में यहां दिख रहा होगा आपको, ये अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट मतलब एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वचन। अब वचन एक भी हो सकता है, वचन दो भी हो सकते हैं, वचन तीन भी हो सकते हैं। मैं हो सकता है मैं आपको बोल रहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही, मैं आपको गाइड भी करूंगा, ठीक है, प्लस मैं आपकी शादी में डांस भी करूंगा, और उसके बदले में आप एक फीस दे दो, अभी शादी में डांस में फ्री कर दूंगा। सो नाउ मैंने एक प्रॉमिस किया, नहीं, मैंने आपको सेट ऑफ प्रोमिस किया। तो चाहे एक सिंगल प्रॉमिस हो, क्या लिखा है, चाहे सेट ऑफ प्रोमिस हो, दोनों चलेंगे। ठीक है, सो अग्रीमेंट की डेफिनेशन पहले बता रहा हूं, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वापस आऊंगा। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस। मेरा प्रॉमिस क्या था, मैं आपको पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा और बारात में आपके डांस करूंगा। आपका प्रॉमिस मेरी तरफ क्या था कि आप मुझे उसके बदले में फीस दोगे। तो मेरी तरफ से आपको क्या कंसिडरेशन जा रही है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं ज्ञान, गाइडेंस और बारात में डांस करने का प्रॉमिस। आप मुझे उसके बदले में क्या प्रॉमिस दे रहे हो, फीस देने का। तो हमारी दोनों की कंसिडरेशन हो गई ना। ठीक है, मैं आपको एक हाथ ये दूंगा, आप एक हाथ मुझे ये दोगे। ठीक है, सो हर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए हमारी कंसिडरेशन बन रही है उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। उसको क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे वापस आओ। अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ,
मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि अग्रीमेंट लॉ द्वारा भी एनफोर्सिबल होना चाहिए। अब सर आप पूछोगे कि यार एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और इसी के साथ ऐड करता हूं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ भी डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, लेट सपोज मैंने मेरी वाइफ को प्रॉमिस किया आज कि मैं तुम्हारे लिए शाम को एक डायमंड का नेकलेस लाऊंगा। सुबह मैं जब ऑफिस पे निकल रहा था तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे लिए क्या लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा एक डायमंड का नेकलेस। और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए आज बहुत अच्छा सा कुछ, आपको जो पसंद की स्वीट होती है आपकी, जैसे लेट सपोज मुझे बात है गाजर का हलवा, तो मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। ठीक है, तो उसका प्रॉमिस क्या था, गाजर का हलवा बनाएगी। मेरा प्रॉमिस क्या था कि मैं उसको क्या दूंगा, डायमंड का नेकलेस दूंगा। ओके, अब शाम को मैं ऑफिस में लेट हो गया, 10 बज गए। अब सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी थी। उसने गाजर का हलवा बनाया था मेरी वाइफ ने, पर मैं उसके लिए डायमंड का नेकलेस नहीं ला पाया। ठीक है, अच्छा पहला सवाल इसके अंदर ये आया, क्या हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था? तो देखो डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस था, बिल्कुल था। सेट ऑफ प्रॉमिस नहीं था तो प्रॉमिस तो था ही, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, हो सकता है उसने गाजर का हलवा और पनीर टिक्का मसाला दोनों बनाने का वादा किया, तो सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है। सो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, और एक दूसरे के लिए क्या था, ये कंसिडरेशन थी कि मैंने बोला मैं डायमंड का नेकलेस लाऊंगा, उसने बोला चलो आप ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए गाजर का हलवा और पनीर टिक्का बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे बीच में अग्रीमेंट तो हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखते हैं। तो हमारे बीच में क्या हुआ, अग्रीमेंट तो हुआ कि वेरी राइट, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ अस। ठीक है, बट क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है? अब एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब समझो, क्या ये लॉ में या कोर्ट में ले जाने लायक मामला है? तो मैं मान लो शाम को नेकलेस नहीं लेकर आया, मैंने आपको बोला, तो क्या वाइफ मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर सकती है कि ये मेरे लिए नेकलेस नहीं लेकर आए, मैंने तो इनके लिए क्या बनाया था, गाजर का हलवा बनाया था, और मैंने इनके लिए पनीर टिक्का बनाया था, पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। और कॉन्ट्रैक्ट जब भी टूटता है तो कोर्ट कहता है कि भैया आओ हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा करवाने का हर्जाना आपको दिलवाते हैं, कॉम्पनसेशन आपको दिलवाते हैं। तो क्या वाइफ जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अग्रीमेंट तो हुआ था, लेकिन वो अग्रीमेंट लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं था। अब लॉ द्वारा एनफोर्सेबल कब होता है, जब, इसकी भी डेफिनेशन है अगर आप नीचे देखोगे तो, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखना, लॉ द्वारा एनफोर्सेबल की डेफिनेशन ये रही। ठीक है, यहां पे लॉ द्वारा एनफोर्सेबल कब होता है, जब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का बनता है, जब इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज। मतलब हम दोनों पार्टीज का इरादा था शुरू में, जब हमने अग्रीमेंट किया, कि अगर किसी भी पार्टी ने यह अधूरा छोड़ा अग्रीमेंट, तो हम उसके खिलाफ लीगल ऑब्लिगेशन लॉ में, कोर्ट में उसको लेके जाएंगे, ये हमारा इरादा था। तो कहेंगे वो एनफोर्सेबल लॉ। अब मेरे और मेरी वाइफ के बीच में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मान लो वो गाजर का हलवा नहीं भी बनाती शाम को और मैं उसके लिए डायमंड नेकलेस ले आता, तो हमने जब अग्रीमेंट किया हमारा कोई इरादा नहीं था कि मान लो किसी ने पूरा नहीं भी किया तो हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमारे बीच में सोशल रिलेशनशिप था, और सोशल रिलेशनशिप कभी कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमने कुछ और अग्रीमेंट कर रखा था, ठीक है, किसी और बेसिस पे ले रखा था, तो बात अलग है, बाकी दिस वाज नॉट एनफोर्सेबल। क्योंकि जिस दिन अग्रीमेंट किया उस दिन पार्टीज का इरादा ही नहीं था क्या करने का, लॉ में लेके जाने का उस मामले को, कोर्ट में लेके जाने का उस मामले को, उस पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। लेकिन हमारा जो मैटर था, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी, मैंने आपकी बारात में डांस भी कर दिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे फीस नहीं दी। क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था? यस था, अग्रीमेंट भी था। और अगर आपने फीस नहीं दी, तो मैं तो फीस के इरादे से ही कर रहा था ये सारे काम। ठीक है, तो मतलब मेरा इरादा था कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? तो डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, सब लोग फिर से वापस रिवाइज करेंगे, मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा चार्ट आप लोग भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, नंबर वन। ठीक है, एंड दैट अग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मतलब फॉर्मूला अगर अपन लिखने की कोशिश करें, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
फिर आप ये पूछोगे सर अग्रीमेंट की डेफिनेशन, तो देखो ये रही, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या बन रहा है, कंसिडरेशन बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग अग्रीमेंट। दोनों चीजें क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीजें बताई मैंने आप लोगों को, ठीक है? तो सब लोग वापस मन में याद कर लो, बोल दो मेरे साथ साथ, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? अभी सेक्शन नंबर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका अलग से पूरा एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? सेक्शन 2H में लिखा हुआ है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन अग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो। इसके दो वर्ड्स पे आ जाते हैं। अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन के रूप में। कंसिडरेशन मतलब हिंदी में वर्ड होता है इसका प्रतिफल। प्रतिफल मतलब मैं आपको ये दे रहा हूं फल, उसके प्रति आप मुझे कुछ और दे दो, उसके उल्टे में, उसके 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 बनस्पत और कुछ मुझे दे दो, ठीक है? तो मैं जो आपको दे रहा हूं उसके बदले में आप मुझे ये दे दोगे। जैसे हम दुकानदार को नोट देते हैं, पैसे देते हैं, और वो हमें किराना का सामान देता है। सो दैट्स बेसिकली कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है? हमारी कंसिडरेशन मैंने आपको बता दी, है ना? तो अग्रीमेंट जो कि लॉ में एनफोर्सेबल है, मैं बहुत ज्यादा घुमा के नहीं बताना चाह रहा हूं चीजों को, ठीक है? मैं सिंपल टू द पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूं, आपको यही याद करनी है लैंग्वेज, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं डिस्कस करना है। अग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा क्या है, एनफोर्सेबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसके अंदर दो वर्ड आ गए, कौन से? अग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने याद कर ली, हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या बन रहा है, कंसिडरेशन। उसमें प्रॉमिस की भी डेफिनेशन है पर वो बात की बात है, ठीक है? फिर नीचे एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब भी देख लो। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? एनफोर्सेबल बाय का लॉ का मतलब हुआ जहां पर, ये वाली लाइन याद रखनी है बस आपको, जहां पर इरादा है, a contract that must give rise to a legal obligation, मतलब एक लीगल दायित्व क्रिएट करने का आपको इरादा है, that is known as enforceability by law। अब एक एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है? अगर मैं उस एग्जाम्पल की तरफ आपका फोकस करा हो, तो ये देखो, ये एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहला, ए अग्रीज विद बी, मतलब ए बी को, या मैं आपको समझा देता हूं क्या लिखा, आप देख ही रहे हो। ए बी के साथ अग्रीमेंट करता है कि वो उसको 2 लाख रुपए में अपनी कार बेचेगा। तो ए की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, मतलब ये दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया है। ए ने क्या बोला, मैं मेरी कार बेचूंगा। बी ने क्या बोला, मैं तेरे को उसके बदले में क्या दूंगा, 2 लाख रुपए, ठीक है? तो ये अग्रीमेंट हुआ। अब मेरे को बताओ, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा कि नहीं होगा? भाई इरादा होगा ना पार्टी का कि कल को इसने कार दे दी और उसने पैसे नहीं दिए, या इसने पैसे दे दिए और उसने कार नहीं दी, तो कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो इरादा तो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, ठीक है? तो ए की ऑब्लिगेशन क्या है, ए का दायित्व क्या है, उसको कार देनी है बी को, और बी के पास क्या राइट है कि वो कार रिसीव करके और 2 लाख रुपए दे दे, उसकी ऑब्लिगेशन वो है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये अग्रीमेंट भी है और इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इरादा भी। एक और एग्जाम्पल देखो। एक हस्बैंड बोलता है कि भैया वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। हस्बैंड वाइफ के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी, और वाइफ उसके बदले में एक दिन उसके लिए खाना नहीं बनाती है, तो क्या हस्बैंड कोर्ट में जा सकता है? नहीं, क्योंकि भले आपके बीच में अग्रीमेंट हो कि देख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो ये तो हस्बैंड की ड्यूटी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? ये इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट में जाने का इरादा कभी भी नहीं था कि आप अगर उसको ये सब उसको मेंटेन कर रहे हो तो वो आपके लिए एक दिन खाना नहीं बनाएगी, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है? सो क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर है। आया समझ? मैं वापस आपको लॉजिक पे लिए चल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज, वापस, इट्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है? अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या बन रहा है, कंसिडरेशन, दैट इज नोन एज अग्रीमेंट। एनफोर्सेबल बाय लॉ में ये सब लिखा हुआ है, अब ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एनफोर्सेबल बाय लॉ में हमको क्या लिखना है, सिंपल, कि आपका इरादा क्या होना चाहिए था, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का आपका इरादा होना जरूरी है। तो अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हो तो आप इसके अंदर फॉल करोगे, ठीक है? तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इरादा आपके पास होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, डन, ओके। नाउ वापस आ जाए उस पेज पर अपन।
मेन नोट्स के ऊपर आ जाते हैं। फिर एक डेफिनेशन दे रखी है आपको किसकी, प्रॉमिस की। प्रॉमिस का मतलब तो देखो खूब अच्छे से जानते हैं, हम कितने लोगों को कितना प्रॉमिस करते हैं, वो पूरा नहीं करते वो बात अलग है, पर प्रॉमिस तो हम करते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। अब प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, देखो प्रॉमिस मतलब मैंने आपको वादा किया। प्रॉमिस का हिंदी वर्ड क्या हुआ, वादा, वचन, ठीक है। प्रॉमिस का हिंदी वर्ड क्या हुआ, वचन। तो मैंने आपको वादा किया, काय का, कि मैं आपको ये चीज करके दूंगा, ठीक है। और आपने उस पर्टिकुलर वादे को एक्सेप्ट किया। मैंने आपको वादा किया, आपने उस वादे को एक्सेप्ट किया। मैंने आपसे वादा लिया, आपने उस वादे को हाँ किया। ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मैं ये अपनी कार 2 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या रखा, प्रपोजल, ऑफर, प्रस्ताव। आपने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, हाँ कर दिया, कि हाँ ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं 2 लाख रुपए में। तो जब आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमारे बीच में क्या हो चुका है, एक वादा पूरा हो चुका है। सिंपल बात करें ना, मैंने मेरी होने वाली वाइफ को प्रपोज किया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और उसने कहा हाँ मैं करूंगी। तो मेरे और उसके बीच में एक तरह से क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रपोजल जब भी क्या हो जाता है, एक्सेप्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस, ठीक है। तो अब अगर आप इधर देखो वापस सॉरी, अगर आप इधर देखो वापस, तो प्रॉमिस की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस में 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। मतलब खाली मैंने ऑफर किया और उसने मना कर दिया तो प्रॉमिस हुआ ही नहीं। उसने मन से एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तो उसको ऑफर दिया ही नहीं था, प्रपोजल दिया ही नहीं था, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। भाई वन साइडेड तो कभी लव हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। इट हैज टू बी बोथ साइड, है ना। तो लॉजिक बहुत सिंपल से है और बहुत सिंपल सिंप्लीफाई करके आपको समझने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब डेफिनेशन देखो क्या लिखी, टू बी व्हेन वन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिस पर्सन को आप प्रपोजल दे रहे हो वो अपनी उस पे क्या दे दे, असेंट। असेंट मतलब क्या होता है, सहमति, कंसेंट, ठीक है। तो मैंने जिस पर्सन को प्रपोजल दिया, प्रपोजल मतलब ऑफर दिया, उसने अपनी असेंट उस पे दे दी, तो हम कहेंगे कि प्रपोजल क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। लॉजिक क्लियर, प्रॉमिस का मतलब क्लियर है, आगे बढ़ू, ओके। तो इन शॉर्ट हमारी कहानी अब यूं हुई, किस तरह से, देखो इस तरह, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल वैल्यू, अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस, दैट इज कंसिडरेशन। तो इन शॉर्ट अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इन शॉर्ट अग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो कि कंसिडरेशन बनेगी एक दूसरे के लिए। तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, क्लियर, ओके, फाइन। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोलूं तो अग्रीमेंट की जगह अपन ये लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे देखो इधर देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर 1, एक्सेप्टेंस 2, एनफोर्सेबल बाय लॉ 3। ये 3 चीजें भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रॉमिस का मतलब एक तरह से ये हो गया कि हम एक दूसरे के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। एक चीज आपके लिए और क्लियर करने के लिए मैंने एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है यहाँ पर, अगर अपन उसको देखना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन से और क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है। देखो अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, मन से बोलना वो की वही मीनिंग, पहला डिफरेंस आ रहा है, every promise and set of promise forming consideration for each other is known as agreement,
दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जबकि वो अग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल भी है, मतलब अग्रीमेंट के साथ साथ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा डिफरेंस लिखा है स्कोप। स्कोप का मतलब वाइडर शब्द कौन सा है? अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजीली समझा रहा हूं लॉजिक आपको मैं। वाइडर वर्ड कौन सा है? वाइडर वर्ड जो है वो अग्रीमेंट है। कैसे? भाई उसमें लीगल अग्रीमेंट भी आ गए जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, और उसमें जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है वो भी अग्रीमेंट तो है ही ना। जैसे मैंने कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है प्लस अग्रीमेंट भी है। ठीक है। मैंने मेरी वाइफ को डायमंड का नेकलेस लाने के लिए, उसको डायमंड का नेकलेस लाने के लिए मैंने वादा किया, और उसने मुझे मुझे गाजर का हलवा खिलाने का वादा किया। ये अग्रीमेंट तो है ना। तो ये चीज अग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, तो अग्रीमेंट वर्ड में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट में सब कवर नहीं होगा। ठीक है। अग्रीमेंट में तो वो चीज भी कवर हो गई जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि वादा किया है, प्रॉमिस किया है एक दूसरे को, और कंसिडरेशन बन रहा है प्रॉमिस आप दोनों का, तो वो अग्रीमेंट तो है। फिर कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो बात की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अग्रीमेंट एक बड़ा वर्ड है जिसमें सोशल वाले मतलब घरेलू वाले अग्रीमेंट भी आ जाएंगे, और ये जो लीगल अग्रीमेंट है वो भी आ जाएंगे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो नैरो है, शॉर्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही अग्रीमेंट आएंगे जो लीगली इन्फोर्सिबल है, मतलब जिसको कोर्ट में आप लेके जा सकते हो, सिर्फ वही आएंगे। तो इसका मतलब अग्रीमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े कम होंगे। ठीक है। तीसरा, लीगल ऑब्लिगेशन किस में क्रिएट होती है? तो अग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अग्रीमेंट से कब जरूरी नहीं है कि पार्टियों को क्या मिले, अधिकार मिले। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में तो 100% लीगल ऑब्लिगेशन है, और अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया एक व्यक्ति ने, तो दूसरी पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधिकार ले सकता है। और सबसे प्यारा डिफरेंस नेचर का, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते ही है। समझ में आ रहा है? बहुत लॉजिकल है। अग्रीमेंट मैंने क्या बोला था, सारे अग्रीमेंट्स हो सकते हैं लेकिन सबके सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट ये तो पक्का है ना, क्या, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसका तो पहला शर्त ही क्या होता है, अग्रीमेंट होना चाहिए वो। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे, प्लस वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गए। तो ये तो पक्का है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ये अग्रीमेंट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं। ठीक है। क्लियर? तो फर्स्ट लॉजिक समझ में आ रहा है? मैंने बहुत इजी से आपको बताया है, मैं वापस आप लोग के लिए क्लियर कर रहा हूं, साथ साथ बोलते जाना। सेक्शन नंबर बाद में याद करेंगे, अभी कंटेंट पे फोकस करना है। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन आई? कॉन्ट्रैक्ट की। क्या लिखा है? कुछ भी नहीं है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड डेफिनेशन आई किसकी? अग्रीमेंट की। क्या बोलेंगे? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या बन रहा है, कंसिडरेशन, इज नोन एज अग्रीमेंट। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? सिंपल याद कर लो, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, लंबे में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, इतना सा लिखा था कि जब एक पर्सन ऑफर रखता है और सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब जब एक पर्सन प्रपोजल रखता है और सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। एनफोर्सिबल लॉ का मतलब हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ दो वर्ड पढ़े, लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के इरादे से अग्रीमेंट किया है, वो एनफोर्सिबल लॉ है। ये वाली चीजें अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर ये चीज मैंने आपको बताई थी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। फाइन। अग्रीमेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है, बाकी चीजें मैं आपको डिस्कस करके बाद में बताऊंगा। लॉजिक क्लियर है हमारा? ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फंडा जो हमको ध्यान में रखना था यहाँ।